दक्षिण भारत में एक बार कवि सम्मेलन हो रहा है, जैसे हम गए होटल में रुके तो एक वेटर आया, उसने दरवाजा खटखटाया, तब करे जी देखना ये व्यवस्था कैसे बिगड़ती है। उस वेटर ने मुझे प्रणाम किया, बोले बड़े कम, मुझे पता नहीं ये शब्द क्या, पहली बार सुना तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा नाम पूछ रहा होगा, मैंने कहा विजय सिंह। वो मुस्कुराया और चला गया। अब उसने कभी ये शब्द नहीं सुना विजय सिंह, और मैंने कभी शब्द नहीं सुना बड़े कम। फिर आया चाय लेके और फिर मुस्कुराया, बोले बड़े कम। मैंने कहा भूल गया क्या विजय सिंह, फिर मुस्कुराया और चला जाए। अब उसको विजय सिंह समझ में नहीं आया और मुझे बड़े कम समझ में नहीं आया। फिर मैंने आदरणीय भाई साहब को फोन लगाया, मैंने कहा ये क्या समस्या है इधर। बोले समस्या कुछ नहीं है, वो नाम वाम नहीं पूछ रहा है, स्वागत कर रहा है, वेलकम। मैंने कहा अच्छी बात है। जब अगली बार वेटर आया उसने दरवाजा खटखटाया और वो बोले उससे पहले मैं बोला, मैंने कहा बड़े कम। वो मुस्कुराया, बोले विजय सिंह। समस्या तब नहीं होती है जो समस्या गड़बड़ी में होती है। भाषा के संवाद को शायद हम कब नहीं समझ पाते हैं। आदरणीय दीदी, एक बार एक अंग्रेज आया, उसने चित्तौड़ की विरासत को देखा, उसके बाद उसका मन हुआ कि गांव की तरफ चलें। आपके बड़े बड़े शहरों में ये सोफा सेट वगैरह की बड़ी व्यवस्था होती है, लेकिन हमारे गांव की तरफ ऐसे बड़े सोफा सेट नहीं होते हैं। लेकिन हमारे गांव में भी वही संस्कार जो आपके यहाँ बड़े संस्कार होते हैं। हमारे घर के बाहर एक चबूतरा होता है जिसको हम ओटली बोलते हैं सर, गांव में। ओटली समझते हैं आप? घर के बाहर एक चबूतरी बनाते हैं जिसको ओटली बोलते हैं सर। हमने अंग्रेज को बिठाया, एक लंबी चौड़ी ओटली उस पर बिठाया। मैंने कहा सर प्लीज सिट डाउन हियर। अंग्रेज जब बैठा तो उसका दिमाग चकराया, बोले वाओ व्हाट लॉन्ग सोफा। अरे मैंने कहा बोपा दिस इज नॉट सोफा, ये सोफा नहीं है। तो अंग्रेज ने कहा देन व्हाट इज दिस, क्या है? अब मुझे नहीं पता कि इस ओटली को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर। मैंने उसे बोल दिया सर नाइस, दिस इज ओनली ओटली, ये ओटली है। अंग्रेज प्रसन्न हो गया, बोले ठीक है नाइस ओटली। तब तक वो आ गया सर जिसकी ओटली थी। हमारे गांव में 30 और 40 रुपए की सफेद और लाल पोटली मिलती है, आपके इधर नहीं मिलती होगी और पीते भी नहीं लोग यहाँ। वो एक व्यक्ति जो टुन रहता है वो सामने से आया और बोला दिस इज बंदे की ओटली। वो बंदे की ओटली है। अंग्रेज का ध्यान उधर, बोले हु इज दिस, वो कौन? मैंने उसका परिचय दिया, मैंने कहा सर दिस इज पोटली। बोले व्हाट रिलेशन बिटवीन ओटली एंड पोटली, ओटली और पोटली में क्या रिश्ता? मैंने कहा सर टाइट रिलेशन। बोले व्हाट टाइट? मैंने कहा व्हेन पोटली कम एट द नाइट, पोटली रात को टून होकर लेट आती है, डोर डजंट ओपन, दरवाजा नहीं खुलता है, देन पोटली स्लीपिंग ऑन द ओटली, पोटली ओटली पे सो जाती है और उसके बीच में एक गहरा रिलेशन बन जाया करता है। लेकिन यूं ही अगर ओटली पर बैठकर पोटली पीते रहें तो गिरेंगे किसी नाली में, बदन पूरा छिल जाएगा। और इस ओटली पर बैठकर धर्म की पोटली खोली तो वैकुंठ की ओटली पर बैठने का परम सौभाग्य मिल जाएगा। उस ओटली पर बैठना है। और जिस मिट्टी पर खड़े हैं ये आराधना की मिट्टी है, ये उत्सव की मिट्टी, जिसके लिए कवियों ने कहा कि माटी की इबादत से बड़ा जहां कुछ भी नहीं, मादरे हिंद की चाहत से बड़ा जहां कुछ भी नहीं, सारे पुरस्कार बोने साबित हो जाते हैं, एक सैनिक की शहादत से बड़ा जहां कुछ भी नहीं। इस मिट्टी के सम्मान में तालियां होनी चाहिए। ये मिट्टी के स्वाभिमान की तालियां कमजोर हैं। मैं चाहता हूं कि अपने स्वाभिमान की तालियां, अपनी मातृभूमि के सम्मान में तो दोनों हाथ ऊपर उठकर तालियां होनी चाहिए। प्रणाम करता हूं मैं आपकी ऊर्जा को। अपना प्रेम इस मिट्टी के प्रति सदा ऐसा ही होना चाहिए जिस मिट्टी को हम दिलो जान से प्यार करते हैं। और आइए आपके अपने ही नगर के, अपने क्षेत्र के एक और एक लाजवाब कवि को मैं आपके बीच में सौंपना चाहता हूं, जिनकी मस्ती, जिनकी हस्ती अपने आप में अद्भुत हुआ करती है। पंकज धुप्पल जिनका नाम हुआ करता है। और वो कवि जिन्होंने बताया कि कैसे जीना चाहिए, कैसे संस्कार व्यक्तित्व के अंदर होने चाहिए। ये जो हमारी युवा पीढ़ी व्हाट्सएप फेसबुक के चक्कर में भटक रही है, आज सुबह जब मेरे पिताजी ने छोटे भाई से कहा कि एक लोटा पानी पिला दे, तो मेरे छोटे भाई का जवाब था कि पिताजी मैं फेसबुक चला रहा हूँ। ये सुनकर शायद किसी की हंसी छूट जाए, मेरी कलेजी कट गई कि मेरा भाई मेरे पिताजी से इस तरह बात करता है। मैंने उसे कहा कि पिताजी ये नालायक है, मुंह फटे बदतमीज, इसने संस्कारों को भुला दिया है, आप इसके मुंह मत लगिए, खुद उठकर जाइए, एक गिलास पीजिए, एक गिलास मेरे लिए लाइए। कुछ संस्कारों को प्रबल करना पड़ेगा सर। पिछले दिनों हमारे वहां एक छोटे से गांव में ऐसे ही 3 बड़े आयोजन, तेजाजी महाराज का महोत्सव, पहले दिन कवि सम्मेलन का आयोजन, वरिष्ठ जितने भी थे सब पीछे बैठ गए जाके। बड़े बुजुर्ग, उनसे निवेदन किया, मैंने कहा आप आगे पहली पंक्ति में विराजिए, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है कविता को। लेकिन उन्होंने अपनी समस्या बताई कि बीड़ी वीड़ी पीते हैं, गुटखा उटका खाते, पीछे ही बैठने दे बेटा। हम समझ सकते हैं किसी की समस्या हो सकती है, आदत हो सकती है। दूसरे दिन महापौर महोदय भजन संध्या का कार्यक्रम, फिर से सारे बुजुर्ग पीछे जाकर बैठ गए। इस बार मैंने अनुरोध किया कि भजनों की आपको आवश्यकता है, आगे पधारें। उन्होंने कहा तुझे कल बताया था विद्रोही, समस्या है हमारे बीड़ी वीड़ी सिगरेट दारू बीड़ी वीड़ी तंबाकू वगैरह कुछ
मैंने कहा हो सकता है समस्या हो। तीसरे दिन महापौर महोदय ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम और 8-10 बुजुर्ग सब आके बैठ गए पहली लाइन में। मैंने निवेदन किया कि आज आपको बीड़ी वगैरह नहीं पीनी, तो उनका जवाब था कि एक दिन नहीं पिएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। लेकिन यहाँ जो मैं देख रहा हूँ कि बड़े लोग कविता के लिए आके बैठे हैं, कविता को सुनने के लिए। जो दिव्य परंपरा जब रतलाम ने की, वर्षों से, कई सैकड़ों वर्षों से यहाँ कविता की अलग जग रही है, उस दिव्य परंपरा के आप शामिल हो गए। इसलिए मैं चाहता हूँ एक बार ये मंच उन बड़े लोगों के सम्मान में तालियां बजाए जो आगे बैठ के कविता सुनने के शौकीन है यहाँ पर। ये इस दिव्य परंपरा, अनूठी परंपरा को प्रारंभ करें सच में। और रतलाम जो मस्ती को जीता है, आनंद को जीता है। अभी मैं आया तो भंडारे चल रहे हैं, दिव्य अनुष्ठान, जगह जगह गणपति महोत्सव। हम रुके, एक भंडारे देखकर मेरा मन हुआ कि थोड़ी प्रसादी ले ली जाए, और हमने रेलवे स्टेशन के पास रुककर भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। मेरी पत्नी का फोन बोला आप कहाँ पहुंचे? मैंने कहा प्रिय रतलाम पहुंच गए हैं, एक भंडारा चल रहा था, थोड़ी देर के लिए प्रसाद लेने के लिए रुक दें। बोले क्या है प्रसादी में? मैंने कहा नुक्ति की प्रसाद। अब मेरी भी फेवरेट नुक्ति, उसकी भी। उसने कहा मेरे लिए भी लाना स्वामी। मैंने कहा प्रिय संभव नहीं है, हम मेवाड़ के लोग हैं, एक बार ले ली उसके बाद दोबारा नहीं मांगते। बोले नहीं, आपको मेरी कसम है, चिन्नू की कसम, पप्पू की कसम मांगनी पड़ेगी। और जब इतनी कसम दी दीदी तो मैं बेहोश हो गया। मैंने दोबारा हाथ बढ़ाया, मैंने कहा प्रसाद दीजिए। उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोले कवि सम्मेलन में आए हो, कवि हो तो मालवा अंचल कविता मांगता है, कविता की भाषा में कहो कि प्रसाद चाहिए। मैंने कहा कवि फंस गए मालवा में आकर, यहाँ तो प्रसाद मांगने के लिए भी कविता। 4 पंक्तियां मेवाड़ की ओर से निवेदन की प्रसाद देने वाले को। मैंने कहा प्रमस्तिष्क की धमनियों में परमाणु की शक्ति भर दो, प्रमस्तिष्क की धमनियों में परमाणु की शक्ति भर दो। हूं मेवाड़ का बेटा, मैं तन मन में मीरा की भक्ति भर दो। एक शीश के बदले 100 शीश काट के लाऊंगा, फिलहाल तो भंडारे में आया हूं, थैली में नुक्ति भर दो, तब जाके यहां प्रसाद मिलती है। मैं जानता हूं कि ये मेवाड़, ये मालवा अंचल है, ये मस्ती मांगता है, आनंद मांगता है, और आनंद से सरवार होना जानता है। और इस मस्ती के बड़े मंच पर बड़े कवियों की उपस्थिति हो। और मैं सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं निर्भय होकर जब भी गुजरता हूं रतलाम में, तो वो एक व्यक्तित्व हमारे धनंजय तब करें। उन्होंने मुझे कहा दीदी कि जब भी तुम इधर से गुजरो विद्रोही, तो एक बात ध्यान रखना, यहां किसी जनप्रतिनिधि की, किसी की चले न चले, धनंजय तब करे कि जितनी चलती, किसी की नहीं चलती है। मैंने कहा कि ऐसी क्या चलती है? बोले कभी भी इधर से गुजरो, अगर पुलिस प्रशासन वगैरह कोई रोके, एक बार नाम लेना मेरा, धनंजय तब करें, तुरंत आपको छोड़ देंगे। और सच में आज ऐसा ही हुआ। जैसे ही रतलाम के अंदर प्रवेश किया, सर ने गाड़ी रोकी, ट्रैफिक पुलिस वालों ने, उन्होंने कहा कि सीट बेल्ट नहीं है, 250 रुपए का चालान फटेगा। मैंने कहा सर आपने नाम नहीं सुना? बोले किसका? मैंने कहा रतलाम की सुप्रसिद्ध हस्ती, साहित्य महर्षि धनंजय तब करे। बोले अभी निकला, उसके 1000 का फाड़ा है। मैंने कहा 250 लो, मुझे भी जाने दो। जब आदमी की इतनी चलती हो, जितनी मस्ती हो, लेकिन साहित्य की हर विधा को जीने वाले व्यक्तित्व को आज में परिचय हुआ, जिनका लगाओ तो एक बार जोरदार तालियां। उस मिट्टी की खुशबू, मालवी मिट्टी की महक आप तक पहुंची है। मस्ती और आनंद से सरोबार करते हुए आइए कुछ क्षण राष्ट्र आराधना के, आपके अपने नगर का वो लाड़ला बेटा जो भारत माता की आराधना जानता है, राष्ट्र आराधना जानता है। हम हमारी संस्कृति की दिव्यता को जानते हैं। और होंगे वो लोग जो उठते हैं दोपहर को और सनसेट के दर्शन करते हैं। हम मालवा मेवाड़ वाले हैं, जाते हैं मंडपिया और सांवरिया सेठ के दर्शन करते हैं। हम वो दिव्य संस्कृति वाले लोग हैं। तो उस दिव्यता को जीने वाले एक व्यक्तित्व को, आपके अपने लाडले को आमंत्रण देना चाहता हूं, जिनका नाम दर्शन लोहार है। ये संस्कार दिव्यता ऐसे आती है आदरणीय महोदय, एक टैटू बनाने वाले ने दर्शन लोहार का हाथ पकड़ा, क्या आपका हाथ दीजिए, तनिक भाप दूंगा और पलक झपकते ही ऐश्वर्या, कैटरीना, सलमान छाप दूंगा। और कोई होता तो शायद छपवा लेता, लेकिन वो संस्कार, वो दिव्यता, राष्ट्र आराधन का वो स्वर, वो कच्ची उम्र का बड़ा खिलाड़ी, जिसको कई बार बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री अपने मंचों पर बुलाते हैं काव्य पाठ के लिए। और आपको गर्व होगा कि वो लाड़ला आपका अपना अगले माह प्रेमानंद जी के आश्रम में उस केली कुंज में कविता पाठ करेगा। इसलिए भी तालियां उठे उस बच्चे के लिए, दर्शन लोहार के लिए। उसे टैटू वाले ने कहा कि अपना हाथ दो, तनिक भाप दूंगा और पलक झपकते ही ऐश्वर्या, कैटरीना, सलमान छाप दूंगा। और कोई होता तो शायद कुछ भी छपवा लेता, लेकिन वो बालक आपका अपना बेटा, उसके दिव्य संस्कार। उसने उस टैटू वाले से पूछा कि और क्या छाप सकते हो? टैटू वाले ने कहा कि और क्या छपवाना चाहते हो आप?
तब दर्शन लोहार का जवाब मैं अपनी पंक्तियों में पिरोकर निवेदन करना चाहता हूं, उस युवा को आमंत्रण देना चाहता हूं। उसने टैटू वाले से कहा, मेवाड़ी माटी हल्दी घाटी सी पावन पवित्र स्वाभिमान की अमिट छाप छाप दीजिए। मेवाड़ी माटी हल्दी घाटी सी पावन पवित्र स्वाभिमान की अमिट छाप छाप दीजिए। छाप पे छपी स्मृतियां वीरों के रक्त से सनी शिराए, मातृभूमि का ताप छाप दीजिए। ताप पे तपते चेतक महान के पद चिन्हों की रंगोलियां मंत्र जाप छाप दीजिए। जाप राष्ट्रगान के प्रतीक है जो त्याग के, इन भुजाओं पर एक लिंग दीवान राणा प्रताप छाप दीजिए।